जय हिंद। मैं वैसे तो अभिवादन हम लोगों का आदाब नमस्ते होता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जन्मदिन पे अगर जय हिंद नहीं बोलेंगे तो मुझे लगता है वो पाप जैसा है। सुभाषनी जी, हालांकि जय हिंद तो इस देश का जनरल अभिवादन होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये शायद नमस्ते और किसी भी सलाम से ज्यादा पवित्र इस देश के लिए है। मैं दो चीजें, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, हम सब लोगों को याद करना हमें लगता है जरूरी है। हम सब लोग जब जी बड़े हो रहे हैं, हमारे पहले नायक, माय फर्स्ट, जिसको कहते हैं ना हीरो, वो शायद जी सुभाष बाबू थे। बाद में फिर और पढ़ाई किए तो समझ में आया कि नहीं, देश में बहुत से लोगों की कुर्बानियां थी, लेकिन हम लोग जब पढ़े हुए तो पहले नायक के रूप में सुभाष बाबू, नेताजी की ही याद आती है। मैं सिर्फ जी एक चीज, एक दो चीजें हैं मेरी आपसे, जो मुझे आज, बहुत सी चीजें आपसे मैं पहले भी पूछ चुका हूँ। आपका व्यक्तिगत रिश्ता है उस सुभाष बाबू से, आपकी माता जी, पिताजी, सब लोग अ, उसी आजादी की लड़ाई के हिस्सेदार हैं जिसमें सुभाष बाबू थे। मैं सिर्फ एक चीज, अगर आज सुभाष बोस जिंदा होते, कभी कभी तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ है नहीं है, क्योंकि ये जो फिरका परस्ती वाला काम इस देश में हो रहा है, मेरे ख्याल में सुभाष बाबू के पूरे उसमें, ही वॉज वन मैन। मैं आपसे समझना चाहूंगा, वो हिंदुस्तान को कैसे देखते थे? क्या हिंदुस्तान को वो अलग अलग जाति धर्म में देखते थे? देखिए, मैं उनकी जीवन से एक दो उदाहरण आपको दूंगी, क्योंकि सिर्फ कहना कि वो बहुत सेक्युलर थे उससे बात बनती नहीं है। जी तो जी एक तो जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो जी उन्होंने कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया कि कोई भी जो कांग्रेस का सदस्य है वो मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा का सदस्य नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग कांग्रेस में हिंदू महासभा में भी थे, जैसे कि लाला लाजपत राय, खुद राजेंद्र प्रसाद, मदन मालवीय मोहन जी। मालवीय, जी जी और बहुत से लोग मुस्लिम लीग में भी थे। तो उन्होंने ये एक नियम बनाया कांग्रेस के लिए कि जो कांग्रेस का सदस्य है वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का सदस्य नहीं हो सकता है। और दरअसल जो उनका विरोध हुआ कांग्रेस में, जो जिसको कहते हैं कि जो दक्षिण पंथी हिस्सा था कांग्रेस का, जिसमें ज्यादा बहुत सारे लोग हिंदू महासभा में थे, उन्होंने ही विरोध किया। और अंत में उनको फिर दूसरी बार फिर जब वो अध्यक्ष चुने भी गए, उनको अध्यक्ष पद संभालने नहीं दिया। तो एक तो ये उनका बहुत स्पष्ट विचार था। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब आजाद हिंद फौज बन चुकी थी तो वो जो सिंगापुर में जो तमाम भारतीय मूल के लोग थे, और उनमें कई बहुत सफल उद्योगपति तो नहीं, लेकिन बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने चंदे की अपील की थी सबसे। तो वहां पर एक नाडर कम्युनिटी था, वो एक दिन उनसे मिलने आए तो ये एकदम से बौखला गए। उन्होंने कहा, तुम हमारे दफ्तर में आए कैसे? हम आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, आप प्लीज चले जाइए। तो उन्होंने कहा, लेकिन क्यों? हम तो आपको इनवाइट करने आए, हम अपने मंदिर में इनवाइट करने आए हैं। कह रहे हैं, मैं इसलिए आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपके मंदिर के बाहर एक नोटिस लगा है कि गैर हिंदू और शूद्र जाति के लोगों का प्रवेश वर्जित है। तो मैं ऐसे लोगों से ना मिलना चाहता हूँ, ना आपके मंदिर में मैं कभी कदम रखना चाहता हूँ। खैर, उसके बाद वो लोग बहुत दुखी होकर के वहां से गए। और फिर उन्होंने अपनी मीटिंग ईटिंग बुलाई और उन्होंने अपने नियमों में सुधार किया, उन्होंने बोर्ड भी हटा दिया। और फिर वो आए नेताजी के पास, बड़ी मुश्किल से मुलाकात हो पाई, और उन्होंने कहा कि हमने वो सब बदल दिया है, अब आप आइए, हम बहुत सारा चंदा आपको देना चाहते हैं। तो खैर वो गए, और चूंकि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो मुसलमान थे, तो वो भी उनके साथ गए। सब आजाद हिंद फौज के यूनिफॉर्म में थे, और वहां पर तीनों लोग अंदर गए और तीनों के टीका लगाया गया, तो उन मुसलमानों ने भी कोई आपत्ति नहीं की। और उसके बाद नेताजी को सोने में और जेवरात में और तमाम तरह के अनाज में तौला गया, और वो सब कुछ आजाद हिंद फौज के लिए दिया गया। खैर, जब वो निकलने लगे तो वो मंदिर के दरवाजे के बाहर भी नहीं गए थे कि उन्होंने अपने माथे से टीका को पोंछ दिया। और उन्होंने कहा कि इस वर्दी के साथ कोई भी धार्मिक प्रतीक का होना अनुचित है। तो जब तक मैं वर्दी में हूं, मैं ये टीका अपने माथे पर नहीं रहने दूंगा। वो टीका उन्होंने हटा दिया। तो जी मैं इससे मुझे बहुत
मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा कि आजकल तो आप देखिए, जिसको देखिए वो एक टीका नहीं, बड़ा-बड़ा टीका भी लगाए घूम रहे हैं। फिर हर धर्म के लोग अपनी धार्मिकता को मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं दफ्तर के अंदर, यूनिफ़ॉर्म के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं प्रतीकात्मक लगती हैं, लेकिन इनका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। तो वो तो एक जिसको कहना चाहिए फ़ैनेटिक सेक्युलरिस्ट थे। जी, जी, उन्होंने तो वहाँ तक किया कि अगर हिंदू महासभा की पब्लिक मीटिंग, आम सभा कलकत्ते में होती है, तो वो उन्हें मत दो, क्योंकि ये लोग ज़हर उगलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। अगर उनका मंच भी तोड़ना पड़े तो मंच मंच भी तोड़ दो, लेकिन उनकी मीटिंग तो मतलब वो बहुत ज़्यादा इस बात का ख़्याल रखते थे कि धर्म की बात बिल्कुल निजी होनी चाहिए। और जी, आज़ाद हिंद फ़ौज में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कौन-सा मीट आप खा रहे हैं, इसके बारे में आपको सवाल नहीं पूछना है। हलाल है, झटका है, क्या है? और एक ही जगह सबका खाना बनेगा, सबको एक जगह खाना बनाना पड़ेगा और एक जगह खाना खाना पड़ेगा, और जो अफ़सर हैं वो भी जो जवान हैं उनके साथ खाएँगे। तो जी, जात के आधार पर या धर्म के आधार पर खान-पान का अलग होना ये बिल्कुल वर्जित था, जो जी, कि जी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी था। सब जी, अलग-अलग मतलब किचन्स अच्छा, वग़ैरह थे। जी, तो ये उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त उनके अंदर ये भावना थी कि इस देश को एक रखने के लिए हर स्तर पर एकता को कायम करना होगा और हर एक को पूरी तरह से इज्जत भी देनी होगी। अब आपने जी, जय हिंद की बात की, लेकिन जी, बहुत से लोग भूल जाते हैं कि जय हिंद की इजाद किसने की। तो जी, नेताजी के साथ एक छात्र थे हैदराबाद के, आबिद हसन, जर्मनी जी, में, जो उनके दोभाषी बने, जी, इंटरप्रेटर, उनके जी, सेक्रेटरी बने। जी, और वो उनके साथ ही रहे, वो जो सबमरीन में आए हाँ, यूरोप जी, से, उसमें भी उनके साथ थे। तो जी, उन्होंने रास्ते में जब नेताजी ने उनसे कहा कि भाई हमारा भी कोई स्लोगन होना चाहिए, जैसे गॉड सेव द किंग है या काम पे है, तो उन्होंने ही ये जय हिंद की इजाद की, आबिद हसन ने। सामने, तो जी, जी, मतलब जी, मेरा कहने का कि वो सिर्फ खुद भी सेक्युलर थे, लेकिन उनका जो असर और तमाम लोगों पर पड़ता था, वो उनका नज़रिया, उनकी विचारधारा को भी पूरी तरह से प्रभावित करते थे। और ये जी, बिल्कुल किसी का ख़्याल नहीं था कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ या मेरी लिमिट्स ये हैं या मेरी सीमाएँ ये हैं, ये बिल्कुल भी वहाँ नहीं था। यहाँ तक कि जो उनके सीनियर मोस्ट एक थे, उनका नाम था जनरल कियानी। तो जी, देश के विभाजन के बाद वो चले गए थे पाकिस्तान, जी, और पाकिस्तान की फौज में उनको भर्ती किया गया था। हमारे यहाँ के लोगों को नहीं भर्ती किया गया भारत के फौज में, लेकिन उनको जी, भर्ती किया गया। लेकिन उन्होंने अपनी आप बीती लिखी, और पाकिस्तान में रहते हुए, वहाँ की फौज में रहते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर कोई मेरा आदर्श है तो केवल सुभाष चंद्र बोस है। उनके जैसा कभी भी मैंने आदर्श पुरुष न देखा है, न देखूंगा। ये जी, उन्होंने लिखा। तो मेरा जी। कहने का मतलब है, इस तरह का प्रभाव उनका पड़ता था तमाम धर्म के लोगों के ऊपर। मैं सुभाषिनी जी, मैं इसलिए क्योंकि अपने दर्शकों को भी मैं बता दूं, और ये बताना जरूरी है कि आज जब हम एक समय ऐसा आ गया है कि जब हम ये मानते हैं कि हमारा बीच का 300 साल के इतिहास को हम दफन कर देना चाहते हैं, मैं दर्शकों को याद दिला दूं और आपकी एक छोटी टिप्पणी ले लूं कि जब सुभाष बाबू बर्मा में थे, तो नेताजी ने हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर हाँ, शाह जफर की मजार पे जाके गार्ड बिल्कुल। ऑफ ऑनर के आईने को दिलवाया था, और वो उस कंटिन्यूटी को मानते थे कि वो देश की कंटिन्यूटी थी, तुम लोग बीच में आ गए हो। और मैं इस पे इसलिए टिप्पणी चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में हमारे देश में कहा जाता है कि 300 साल का इतिहास को उखाड़ फेंको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये मानते थे कि एक हारा हुआ बादशाह था, लेकिन हमारा बादशाह था, और हम इसलिए उससे गार्ड ऑफ ऑनर करके वहां से उन्होंने अपनी फौज को एक वो एक नया। वो वो इस बात को मानते थे, जो सही है, कि जो मुगल थे वो तो हिंदुस्तानी हो गए थे तब तक। वो जी, बाहर से बाबर आए होंगे, लेकिन उसके बाद बाबर भी कहीं बाहर नहीं गए, काबुल तक ही गए। और बाकी जो मुगल बादशाह थे वो तो भारत की सीमाओं के बाहर कभी गए ही नहीं। और बहादुर शाह जफर को तो तमाम लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान, सबने अपने बादशाह के रूप में मान करके। तो बड़ी बात यह है कि नेताजी ने उनकी मजार पर चादर चढ़ाई और वहां कहा कि अगर मैं कभी लौटा हिंदुस्तान, तो मैं पहला काम करूंगा कि
आपकी इस जो भी अवशेष हैं, उनको जी, मैं वापस ले जा करके लाल किले में बाइज़्ज़त, जहाँ आपके तमाम मतलब पुरखे जी, दफनाए गए, मैं वहाँ आपको दफनाऊँगा पूरी इज़्ज़त के साथ। तो ये जी, उनके अंदर चीज़ें थी। और देखिए उस समय कोई मीडिया नहीं था, वो कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये सब नहीं कर रहे थे। उनके जी। अंदर से ये भावनाएँ निकल रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मैं सुभाषिनी जी, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कह दूं, क्योंकि ये बात दर्शकों को समझना जरूरी है मेरे, कि अगर मुगलों का बहादुर शाह की जफर तक आते आते देखिए, क्योंकि दुनिया का बनावट ऐसी हो गई कि ये तो पैट्रियार्कल, ये केवल पुरुष प्रधान है। नहीं तो बहादुर शाह जफर तक आते आते बहुत से मुगलों की माएँ राजपूत थी, बहुत से मुगलों की हाँ, माएँ हाँ। वो, तो वो हाँ, हाँ, शायद हाँ। उनमें उनमें अगर अंश देखिए तो उनमें शायद हिंदू अंश ज्यादा हो गया था बनिस्बत मुसलमान के, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, अगर बिल्कुल, बिल्कुल। चूंकि और वो ये तो सारी जो वो जितनी राजकुमारियाँ थीं जिनकी शादियाँ हुई, वो सब हिंदू रहीं। वो जी, अपने जी, राजमहल के अंदर अपनी पूजा करती इसके थी, अपने त्योहार मनाती थी, अपने व्रत रखती थी। जी, जी। तो वो मैं सब जो परंपराएँ थीं, वो तो जी, उनके बच्चों ने भी ग्रहण की होंगी। जी। तो और मैं चलते-चलते, एक अंतिम प्रश्न है, वो थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन मैं फिर जी, नेता, हम सब लोगों का एक होता था कि नेताजी की अस्थियां जापान से यहाँ आनी चाहिए, और जैसा मुझे मालूम है जापान को देने में वो चाहते हैं कि हम दें, ये पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, मैं उस पर नहीं, ये क्या हमारा एज अ राष्ट्र, वी हैव फेल्ड टू ब्रिंग दैट, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए एक इसमें गौरव की बात। ये इतनी दुखद बात आपने उठाई है कि क्यों नहीं ला रहे हैं? जब उनकी एक औलाद है, उनकी बेटी अनीता, वो कह रही भाई आपको डीएनए टेस्ट कराना है, तो वो जो अवशेष हैं, उनमें से जो हड्डियों के अवशेष होंगे आप लेकर के मेरा डीएनए कर लीजिए, मेरे बेटे का डीएनए कर लीजिए। और वो अगर साबित हो जाता है कि नेताजी के ही राख हैं या अवशेष हैं, तो आप भारत ले जाइए। नहीं तो मैं उसको जर्मनी ले जाऊँगी। क्योंकि जो वहाँ पर एक बहुत पुराना पुजारी है उस मंदिर में जापान के अंदर, जो देखभाल कर रहा है, वो कह रहा है भाई मेरे बाद कोई यहाँ पुजारी बनेगा या नहीं बनेगा, कौन इसको देखेगा? तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे देश का इतना बड़ा नेता, जिसको मेरे ख्याल से, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि 2 नेता हैं हमारे देश के जो अविवादित हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। आपको कोई नहीं मिलेगा जो इनके बारे में कोई टिप्पणी करता हो या कोई उँगली उठाता हो। और आप उसके उनके अवशेष को नहीं ला रहे हैं। पिछली सरकार ने भी नहीं किया, क्योंकि एक पार्टी जो उन्होंने बनाई थी वो मानने को तैयार नहीं थे। खैर अब तो वो पार्टी भी, मतलब उसके बड़े नेता भी सब खत्म हो चुके हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के। तो जी, क्या है हिचकिचाहट? जी, उनको जी, उसको आना चाहिए, और देश की जनता चाहती है कि उनका सम्मान हो, लेकिन अब पता नहीं क्या जी। बात है कि वो नहीं हो रहा है। और शायद ये हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि उस मुहिम को कहीं ना कहीं आगे करें। चलिए, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से जय हिंद के साथ सुभाषिनी जी, समय देने के बाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।